स्कूल गेट के सामने फैली गंदगी की और गर्मियों से पहले ही खड़ी हो रही पानी की समस्या की, ताकि जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और आपकी समस्या का हल हो सके। तो स्वच्छता अभियान के साथ एक साफ सुथरी तस्वीर, लेकिन कोटा का पीएमश्री बालिका सरकारी विद्यालय स्वच्छ अभियान की कलई खोलने के लिए ही ये काफी है। इस सरकारी स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार स्कूल यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूल के गेट पर स्वच्छता अभियान फेल। स्कूल के बच्चों के लिए गंदगी बनी बड़ी परेशानी। हर रोज गंदगी के बीच से होकर पहुंचना पड़ता है स्कूल। कोटा के श्रीपुरा इलाके का सरकारी स्कूल जितना पुराना है, जितना इसका नाम है, उन सब के साथ में आज दुर्दशा का शिकार उतना ही नजर आता है। फिलहाल इस स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। लॉन्ग व्यू में तस्वीर आप देखेंगे तो इसकी जो भव्यता है इस इमारत को देख करके उसके साथ में ही पता लगती है कि कितना पुराना ये स्कूल रहा है और कितना पुराना स्कूल ये इमारत है। लेकिन आज हालात ये है कि इस स्कूल के बाहर की दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो लोगों के वाहन पार्किंग का बड़ा केंद्र बना हुआ है और उससे भी बड़ी ये तस्वीर जो कि इस स्कूल के ठीक बाहर की है। यहाँ आप देखेंगे कि लोगों ने ठीक स्कूल के बाहर ये कचरा पॉइंट बना दिया है। स्कूल के आसपास फैला कचरे का अंबार। स्कूल के सामने लगातार कचरा फेंके जाने से यहाँ कचरे का ढेर लग गया है, जिससे परिसर में गंदगी के साथ दिन भर दुर्गंध भरे माहौल में शिक्षकों और बालिकाओं को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे इन्हें बीमारी का डर भी सता रहा है। कचरे में खाने की तलाश में अक्सर कुत्ते यहाँ मंडराते रहते हैं और कभी कभी स्कूल परिसर में भी पहुंच जाते हैं। स्कूल के सामने गंदी नालियों का पानी फैलने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के स्टाफ ने जिम्मेदारों को कई बार सूचना दी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बार। इतनी गंदगी, मांसाहार का जो खाना बनता है और इतनी गंदगी होती है। कई बार हमने इस क्रम में अपने पार्षद से भी निवेदन किया, लेकिन कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। इसके अलावा इधर जो हमारा लेफ्ट में राष्ट्रदूत कार्यालय की तरफ गेट है, वहां पे सामने हमारे बुरहानी कोचिंग चलती है और वो कोचिंग वाले बिल्कुल हमारे प्रवेश द्वार पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। कई बार आग्रह करने के बावजूद उन्होंने उस पार्किंग को करना बंद नहीं किया। अब वो आधे गेट पे करने लगे, पर करते गेट पे। हमारे प्रवेश द्वार पे इतनी गंदगी रहती है, यहाँ के मोहल्ले वाले कूड़ा कचरा इतना फेंक जाते हैं। वहाँ पे कुत्ते रहते हैं जो वहाँ का ही खाना खाते हैं और हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और जो मोहल्ले के लोग हैं वो गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं और हमें अंदर आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नगर निगम के जिम्मेदारों का अपना ही तर्क है। उनका कहना है कि स्कूल के बाहर एक कचरा पॉइंट है जहाँ से हर रोज कचरे का निस्तारण किया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि स्कूल के ठीक बाहर कचरा पॉइंट कहाँ तक ठीक है। कुमार स्वास्थ्य निरीक्षण नगर निगम कोटा दक्षिण सेक्टर नंबर 1 और अपने नियमित रूप से साफ सफाई के जो की जा रही है वो मैनुअल सफाई कर्मचारी द्वारा करवाई जा रही है। जो आपने बताया गर्ल्स स्कूल का, तो उसको नियमित रूप से वो हमारा कचरा पॉइंट है जो गर्ल्स स्कूल के थोड़ा आगे है, तो नियमित रूप से उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कचरा दोनों पारियों में उठाया जा रहा है, जिसकी हम प्रतिदिन रिपोर्ट ऑफिस पहुँचाते हैं। तो प्रतिदिन के फोटो हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा डोर टू डोर कचरे के लिए हमने दोनों पारियों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और इसके अलावा 3 बजे से 6 बजे के बीच में टिपर संचालित किए हुए हैं नगर निगम द्वारा संबंधित के, तो वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों की। क्या ऐसे ही स्वच्छ भारत होगा और ऐसे ही माहौल में बेटियों को पढ़ाने का लक्ष्य पूरा होगा? यहाँ जो शिक्षक हैं उनके तरफ से शिकायत दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उन तमाम शिकायत के बाद भी यहाँ पर नहीं की गई। जिम्मेदारों की तरफ से हमेशा लापरवाही बरती गई और उसका नतीजा ये कि कोटा का एक पुराना सरकारी
स्कूल और उसके बाहर ये गंदगी की तस्वीर जो कि अपने आप में शर्मिंदगी से भरी है, जो कि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी की लापरवाही को बयां करती है। लंबे समय से इसी तरह के हालात हैं। स्कूल प्रशासन से लेकर के सभी की तरफ से शिकायतें दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी यहां पर लेने को कोई तैयार नहीं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो पानी बिन सब सोन ये आप सबने सुना तो होगा ही, लेकिन इसकी तस्वीर देखनी है तो बूंदी से 68 किलोमीटर दूर केशवरायपाटन उपखंड के गांवों में देखी जा सकती है। यहां लगे नलकूपों से फ्लोराइड वाला पानी आता है, लिहाजा लोगों का आधा दिन शुद्ध पानी का इंतजाम करने में ही गुजर जाता है। प्रशासन से इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नदी को पानी प्याजा, पशु जानवर सब हमारे भी कोई प्याजा, पानी सूख जाता है नदी को तो बीवरे खोद खोद के लाते हैं। बीमार हो जाते हैं, किसी के दस्त लग जाती है, किसी के उल्टे हो जाती है। समस्या ये खरा पानी की हेड पंप को करो पानी से और खरा पानी की वजह से नदी को बराबर जानी पड़े से। ये तकलीफ है रहबारपुरा पंचायत के गांव पचीपला के लोगों को। इनकी बदनसीबी है कि 2-2 नदियों के पास बसे होने पर भी शुद्ध पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। साल में मौसम कोई सा भी हो, इनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बूंदी जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर पानी के लिए इतनी जद्दोजहद प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती है। यहाँ क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी को पानी लाने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर मेज नदी तक हर रोज कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। गर्मियों में तो हालत और विकट हो जाती है, नदी लगभग सूख जाती है और अब उसकी तलहटी में बने गड्ढों से बचा खुचा पानी लाना पड़ता है। यहाँ लगे नलकूपों से आने वाले फ्लोराइड वाले पानी को ना तो पिया जा सकता है और ना ही अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग ने यहाँ आरओ प्लांट लगाया तो था, लेकिन वो एक बार खराब हुआ तो आज तक बंद ही पड़ा। समस्या ये खरा पानी की हेड पंप को करो पानी से और खरा पानी की वजह से नदी को बराबर जानी पड़े से। ये दो मागो मटकिया से खाने बराबर जाओ दीवरिया बराबर, ये पानी सूख जाओ तो दीवरिया खोलनी पड़े से। बोट के टाइम पर कह दे बाद में कोई पता ही नहीं सके। हमारी समस्या पानी की है। यहाँ पे नेताजी यानी बोट ले जाते हैं, कोई विकास नहीं कराते हैं और यानी नलका और ट्यूबवेलों को पानी खा रहा है गांव में, जो पीने में दिक्कत आती है। फ्लोराइड का पानी या नदी का पानी पीते हैं तो इसमें जानवर मरे जानवर भी रहते हैं, उनसे बहुत से लोग बीमार भी होते हैं गांव के और सभी लोग परेशान है यहाँ से। नेताजी भी कोई आता नहीं है, कोई अधिकारी देखने नहीं आता या चेक करने नहीं आता। बहुत सारी शिकायतें दे दी हमने। स्वच्छ पानी न मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी होती है महिलाओं को। उनका कहना है कि उनका आधा दिन तो पानी के इंतजाम करने में ही गुजर जाता है। इसके बावजूद उन्हें डर लगा रहता है कि जो पानी वो पी रहे हैं उससे वो कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि नदी और गड्ढों से जो पानी वो लाते हैं पशु पक्षी भी उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई नदी को पानी प्याजा, पशु जानवर सब हमारे भी कोई प्याजा। फिर बरसात में कीड़ा मकोड़ा सब हो जाओ तो गड्ढा खोद के ले रहा हो जा। या समस्या ध्यान नहीं दिया। हाँ, किसी ने ध्यान दिया। हाँ, बच्चा उच्चा सब नाने का ये सब वही यहाँ नदी का पानी पीते हैं और उसी को पशु पक्षी पीते हैं और फिर भी पानी सूख जाता है नदी को तो बीवरे खोद खोद के लाते हैं। और हेड पंप भी लगे हुए, लेकिन उनका पूरा पानी खराब है, पीने लायक नहीं है, पानी खराब पानी है। बीमार होते हैं ना, बच्चों के दस्त लग जाती है, बड़ों के भी लग जाती है, कोई उल्टी दस्त भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा ही हो जाता है तो बच्चे भी इसी को पीते हैं। कोई बातें हैं लेकिन समस्या का हल भी करते हैं, होगा लेकिन हुआ नहीं अभी तक। आसपास बसे करीब 1.5 दर्जन गांवों की कहानी पचीपला जैसी ही है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ के अधिकांश युवा कुंवारे ही हैं, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारी हो सकती है। गंदा पानी जैसे नदी में जो पानी आता है वो फिल्टर पानी नहीं होता, जिसकी वजह से दस्त होना, पीलिया की शिकायत हो जाना और पानी जनित जो भी प्रोटोजोल डिजीज होती है वो बड़ी कॉमन होती है। अतः पानी जब भी लें उसको अच्छी तरह फिल्टर करें और गर्म पानी को गर्म करके और ठंडा करके छान कर ही पिए। हालांकि प्रशासन भी मेज और चंबल नदी के किनारे स्थित 1 दर्जन गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की बात स्वीकार करता है और ग्रामीणों को जल्द ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दावा भी कर रहा है। मेज और चंबल दोनों एक तरह से साथ साथ बहती है, बीच में बस्ती इधर भी है इधर भी है, तो वहाँ पर क्वालिटी की एक समस्या है। जैसे हमारे रेबारपुरा पचीपला है ये गांव और उसके आसपास के गांव में, तो वहाँ पर हमने जहाँ भी क्वालिटी की समस्याएं हैं, अभी तात्कालिक समाधान के लिए हमने वहाँ पर आरओ प्लांट लगा रखे हैं
और साथ साथ सोलर अटैच DFU यूनिट के प्लांट लगा रखे हैं और इनके ये तो तात्कालिक समाधान के लिए हमने कर रखा है। जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण मेज नदी के किनारे लोगों को पशुओं की तरह नदी और उसके गड्ढों का पानी पीना पड़ रहा है। हर घर नल से जल की योजना को आईना दिखाती ये तस्वीर कब बदलेगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी के पचीपला से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। तो जिजवाना के कुचामन सिटी के लोग टूटी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। लोगों को जल्द सड़क बनने का इंतजार है, लेकिन कब इस समस्या का समाधान होगा ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा होगा, लेकिन आप गलत हैं। इस सड़क की बदहाली का जिम्मेदार शायद इसका रखरखाव करने वाला विभाग ही है या फिर सीवरेज लाइन डालने वाली कंपनी। लेकिन पिछले 2 साल से इसी टूटी सड़क से गुजरने वाले परेशान जरूर हैं और सोचते हैं कभी तो इसकी कोई सुध लेगा, लेकिन 2 बरस गुजरने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ी। काफी दिनों से टूटी फूटी पड़ी है, करीब 1-1.5 साल हो गया। आने जाने में सभी को दिक्कत होती है, कई बार हादसे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियां गिर जाती है, एक्सीडेंट होते हैं। करीब 1-1.5 साल से जो सड़क के ठेकेदार है किसी का ध्यान नहीं है। कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी है, फोन किया है, लेकिन इनका कई बार ध्यान ही नहीं होता है। तस्वीरें जिजवाना के कुचामन सिटी की है। इस टूटी सड़क से लोगों को मजबूरन गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क पर रोजाना हादसे हो रहे हैं, साथ ही उड़ती धूल की वजह से अस्थमा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 1.5-2 साल से इस पे कोई काम नहीं है। हम अधिकारियों को जाके कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ आसपास वाले दुकानदार भी हमारे साथ गए हैं, पर कोई प्रक्रिया नहीं है इस पे। और यहाँ आप देख सकते हो जैसे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है तो ये पत्थर उछलते हैं, कई बार लोगों को लग भी चुके हैं। यहाँ चारों तरफ मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, जिससे यहाँ अस्थमा के रोगी बढ़ गए। पूरी सड़कें टूटी हुई है। जो चेम्बर फिट किए गए हैं वो चेम्बर कोई तो सड़क से 8 इंची नीचे, कोई 6 इंची ऊपर है, जिससे मोटरसाइकिल वाहन चालक गिर रहे हैं। गाड़ियों के नीचे से गाड़ियां टूट रही है। दरअसल सीवरेज लाइन डालने के लिए इस सड़क को तोड़ा गया था, लेकिन काम होने के बाद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। पूरा कुचामन शहर गड्ढों का शहर बन गया है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उनका वही पुराना रटा रटाया जवाब मिला। हम उनको बीटी में हमारा प्लान है। अभी हमने जैसे मौसम अनुकूल हुआ है, हमने बीटी का काम चालू किया है। और जहाँ कुछ जगह मिट्टी उड़ने की शिकायत भी आती है तो उसको भी प्राथमिकता से हम पानी डलवाने का कार्य, इवन हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी कह रखा है, कहीं उसकी लापरवाही ध्यान में आती है तो हम प्राथमिकता से कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करते हैं और वहाँ पानी का टैंकर छिड़काव करते हैं ताकि आमजन को थोड़ी सुविधा हो सके। साथ ही जहाँ हम बीटी का काम कर रहे हैं, अब हमारा बीटी का काम चालू गया, थोड़ी सी परेशानी रहेगी और जल्द ही हम बीटी का जितनी भी रोडें हैं उनको बीटी में कन्वर्ट कर देंगे। अधिकारी जल्द सड़क का निर्माण कराने की बात तो कह रही हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि विभाग लोगों की समस्याओं की जरूर सुध लेगा और क्षतिग्रस्त की गई सड़क को बनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। तो सवाई माधोपुर में गर्मियों ने अभी तक दस्तक भी नहीं दी है कि पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें साल भर पानी की समस्या मुंह उठाए खड़ी रहती है। वहीं गर्मी के दिनों में यह संकट और अधिक गहरा जाता है। जलदाय विभाग द्वारा आज तक इसका समुचित समाधान नहीं किया जा सका है। पेश है सवाई माधोपुर से मुद्दा आपका में महत्वपूर्ण खबर।
ये तस्वीरें हैं सवाई माधोपुर की। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पानी की समस्या कितना विकराल रूप ले सकती है। पानी के लिए लोग रोजाना मशक्कत करते हुए देखे जा सकते हैं। जिला मुख्यालय के डूंगरपाड़ा, नीम चौकी, गलता क्षेत्र, रामलीला मैदान आदि इलाके ऐसे हैं जहां ऊंचाई होने के कारण नलों से पानी समुचित रूप से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में यहां रहने वाले हजारों लोगों को 10 या 15 मिनट ही पानी मिल पाता है, जिसमें भी पानी की एक एक बूंद सहेजने को लेकर समूचा परिवार सुबह और शाम मशक्कत करता हुआ देखा जा सकता है। इधर पानी की समस्या होती है, पूरा एरिया जितना भी नीचे का एरिया लगता है ना, इधर ये डूंगरपाड़ा नीचे करके है, तो इस पूरे एरिया के अंदर पानी की समस्या हो रही है जबरदस्त। मतलब पानी इतना सारा है, किसी के 1 बाल्टी पानी आ गया तो किसी के बिल्कुल ही नहीं आ रहा, किसी के 2 बाल्टी पानी आ गया, इससे ज्यादा पानी नहीं आ रहा। 1 बाल्टी से लेंगे तो रोटी कर लेंगे, काय कर लेंगे, 1 बाल्टी से बोलो। सबसे समस्या 20 लीटर की 1 बाल्टी पानी आया है, अब 1 बाल्टी से नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आया, देख लो जाके। पानी के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग भी अब आए दिन कलेक्ट्रेट पर जाकर पेयजल सप्लाई की समुचित मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन को शायद इनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। पानी की बहुत समस्या हमारे यहाँ पर, नीम जगह में पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल ही पानी आता? हाँ, नहीं आता बिल्कुल भी। थोड़ी देर पानी आता है, 10-15 मिनट पानी आता है। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर पानी चाहिए हो तो फिर कहाँ जाते हो? टैंकर मंगाते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जितनी पेयजल सप्लाई की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आधी मात्रा में ही जलदाय विभाग को पेयजल मिल पा रहा है। विभाग के अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है, जरा सुनिए। हमारे जो स्थानीय सोर्स हैं ट्यूबवेल, जो सिटी है माधो सिंहपुरा जिसका मेन है, हॉस्पिटल के पीछे का निमली रोड है, इनसे हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा था वो लगभग 50 लाख लीटर के आसपास प्रतिदिन का मिल रहा था। लेकिन चूंकि अब भूजल जो एग्रीकल्चर का भी लोड है, तो भूजल स्तर में थोड़ी गिरावट आई है सर। इसकी वजह से हमको वो जो 55-60 लाख लीटर पानी जो प्रतिदिन का मिल रहा था ट्यूबवेल से, वो हमारा घटकर रह गया है 35 लाख लीटर। तो इस प्रकार से हम टोटल 90 लाख लीटर पानी प्रतिदिन शहर में हम दे पा रहे हैं। और इसके लिए हम कंटीजेंसी में भी कुछ प्रस्ताव हमने भेजे हैं नए नलकूप बनाने के लिए, उनको भी हम दे रहे हैं। और क्योंकि अब जो अमृत फेज द्वितीय वो भी हमारा टेंशन हो गया, उसमें भी हम स्रोत लेंगे। इस समस्या के निराकरण के लिए अमृत योजना के फेज 2 से मिलने वाली सुविधा धरातल पर कब उतरेगी, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में ये समस्या और गंभीर रूप लेगी। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। परबसर की जनता यहां से रेल सेवाओं के विस्तार के सपने देख रही है, वहीं दूसरी ओर परबसर मकराना के बीच रेल सेवा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस ट्रेन को लेकर के यहां के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। आखिर यहां के लोगों को ये चिंता क्यों हो रही है, इस इलाके में ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखते हैं नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। परबतसर और मकराना के लोग इन दिनों रेल सेवा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो रेल सेवाओं के विस्तार की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को लग रहा है कि मकराना से परबतसर रेल सेवा बंद न हो जाए। ये सोचने के पीछे कई कारण भी हैं। कोरोना काल से पहले रेल सेवा के परबतसर से मकराना तक के 2 फेरे नियमित रूप से होते थे, परंतु कोरोना काल के बाद केवल एक ही फेरा चालू किया गया और अब 4 फरवरी को परबतसर से मकराना रेल सेवा को रैक के दुरुस्तीकरण का हवाला देकर 15 फरवरी तक बंद कर दिया गया। इसके बाद इस रेल सेवा को रैक का हवाला देकर फिर से 15 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया। परबतसर मकराना रेल सेवा जो भी वर्तमान में बंद है, यह कोरोना के पहले 2 फेरों में चलती थी और अभी वर्तमान में ये 1 फेरे में चल रही थी, जो अभी भी वर्तमान में 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई है। और अभी वर्तमान में यह इस चक्कर में कहीं यह नहीं हो कि स्थायी रूप से इसको कहीं बंद करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसके लिए हम DRM साहब और रेलवे मंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल के साथ में जाने का प्रोग्राम है।
और हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस रेल सेवा को स्थायी जारी रखें। परबतसर वासियों को रेल की सीटी सुनने के लिए काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा था। साल 1991-92 में मकराना से परबतसर के बीच पटरियों के झूल जाने से ये सेवा बंद हो गई थी। इस दौरान इस मीटर गेज ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदला गया। उसके बाद तत्कालीन सांसद CR चौधरी, विधायक मान सिंह के नसरिया ने रेल सेवा के लिए प्रयास कर इसे 19 जनवरी 2019 में चालू करवाया था। रेल सेवा के चालू होने के बाद इस रेल सेवा के 2 फेरे परबतसर मकराना के बीच चलने भी शुरू हो गए थे। वहीं परबतसर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे आरक्षण केंद्र शुरू किया गया। रेलवे को राजस्व के बीच मिलना शुरू हो गया था और इस बीच मकराना तक पूरे रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण कर दिया गया। परबतसर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आरक्षण केंद्र की सुविधा उपलब्ध है और इस आरक्षण केंद्र पर और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।